वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी से बहुत नमस्कार। मणिभूषण, प्रजापति, राहुल, अनिल, अंकिता, मनीषा, सभी को बहुत नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मुबस्सर कह रहे हैं आदाब सर, आदाब भाई। और आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? और आज तो आपके कमेंट बढ़िया चल रहे हैं एकदम, शुरुआत अच्छी हुई आज की तो। प्रजापति, मनोज, जया, रामपाल। रामपाल भाई के आते ही क्लास शुरू करने का मन करता है फिर। रंजन, सचिन, राहुल, मिक्की, अंकिता, बहुत सारे नाम मैं नए नए से भी पढ़ रहा हूँ। तो जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बैच लेट ज्वाइन किया है, उन सबसे मैं यही अपेक्षा करूंगा कि उन्होंने पीछे की जो क्लासेज हैं वो देख ली होंगी। नहीं तो चलती हुई क्लास में आप सभी जानते ही है ना, कि चीजें नहीं समझ सकते हम जब तक पूरा नहीं पढ़ा होगा। गजाला, नीतीश, प्रिंस, शुरू करें? चलो, पहले आज हम क्लास में जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, और आपके जो कल बहुत आपने हर 10 मिनट में आकर डिस्टर्ब किया क्लास में कि क्लास पूरी नहीं है, पूरी नहीं है, वो क्लास कंप्लीट अब शो हो रही है ना। तो आई होप कि जिस बच्चे ने लाइव क्लास नहीं देखी थी, बाद में क्लास देखी है, तो उन्होंने वो पूरी वीडियो देख ली होगी। परसों वाली क्लास के ना, वो लास्ट के आधे घंटे की आ रही थी, ठीक है? तो वो वाली जो क्लास है वो पूरी अपलोड हो गई है। वो एक्चुअल में पोर्टल पे काम चल रहा था, तो कई बार वो उस वजह से कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं, तो उससे समस्या आ जाती है ना भाई। इतना तो करो, पूरा टेक्निकल सिस्टम ही तो है। मैं बैठा हूँ दिल्ली में, कोई बच्चा यहाँ पे होगा, मान लो कि एमपी के मुरैना से, कोई बच्चा मान लो कि बैठा होगा पटना में, कोई बच्चा बैठा होगा मान लो कि देहरादून में, कोई मेरठ में है ना, कोई कहीं बैठा है, अलग अलग जगह। तो सब तक बात पहुंच रही है, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है इसमें। शुरू करते हैं। पूर्वेंदु, वेक्टर, प्रजापति, मिक्की। यहाँ देखो, ये बेटा क्वेश्चन जो है, ये आपने ऑप्शन का यूज करके करना है ना। हम्म। अरे ठीक है, अब तुम शहरों के नाम लिखने शुरू कर दिए बच्चों ने। मिर्जापुर, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। ये अरे, कल मैं देख रहा था 12th फेल मूवी आई थी ना अभी। हाँ, उसकी शूटिंग हुई है उधर मुखर्जी नगर में। उसकी शूटिंग चल रही थी, तो डेली वहाँ गाड़ी वाड़ियाँ खड़ी हुई रहती थी। मैं मुखर्जी नगर में रहा ही हूँ, उस एरिया में काफ़ी साल। मैंने कहा चलो देखते हैं। कल कल ही वो रिलीज भी हुई थी इसके ऊपर अपना, रात को ही हॉट स्टार पे। तो कल हमने देखी, वो बढ़िया लगी हमें यार, अच्छी मोटिवेशनल मूवी है ना। कई बार हम संसाधनों का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है। वो देखो लड़के का क्या दिखाया उसमें, और सत्य घटना से प्रेरित मूवी है, तो और ज्यादा इंस्पायर करती है। तो यहाँ पे बेटा लिखा है इसने। अब यहाँ पे एक बात समझो भाई, इसने कहा है कि पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/50 ऊंचाई पर त्वरण का मान क्या हो। गुरुत्व त्वरण की बात कर रहा है बेटा, ये पूरा लिख लेते हैं इसमें। गुरुत्व त्वरण यानी कि जी की बात कर रहा है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 1/5 द हाइट ऑफ द रेडियस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी इसने कहा बेटा, अगर हम एक काम करें, अगर मैं अर्थ की जो रेडियस है, अगर इस रेडियस को मैं अर्थ की आर मान लूं, अर्थ की अगर रेडियस जो है, अगर इसे आर ले लिया जाए, अर्थ की रेडियस को मैं ले लूं आर, है ना। और अर्थ की रेडियस हम कितने हाइट ऊपर जाए, और अर्थ की रेडियस हम पहुंच जाए कितने हाइट ऊपर, अर्थ की रेडियस की 1/5। बेटा जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है ना, उसका अगर 1/5 द हाइट ऑफ द रेडियस, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या बचेगी। तो बेटा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है। तो सरफेस पे जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है। तो ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू मान लो होगी जी डैश। तो जी डैश की वैल्यू जो है वो 9.8 से कम होनी चाहिए। अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ये तो आंसर नहीं हो सकता 19.41, ना ये हो सकता 29.41, है ना।
क्योंकि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, घटेगी। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है कि भाई 3.41 होगी कि 9.41 होगी। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में कि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। ये आ गया जी 1 प्लस बेटा हाइट कितनी है रेडियस की 150, तो नीचे आर लिखा है, ये आर से आर कट गया तो हो गया नीचे ये जी 1 + 1/50 का सॉरी, इसे बेटा सोल्व कर लो, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ इसे, उधर स्पेस नहीं है। तो जी डैश बराबर हो गया जी अपॉन 50 × 51, 51/50 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो इसे, तो जी 50 का स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे है 51 का स्क्वायर। तो 50 के स्क्वायर को आपको 51 के स्क्वायर से कट करना है, तो मेरे हिसाब से इतना छोटा नंबर तो नहीं आएगा, है ना भाई। अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं कैलकुलेटर ले लेते हैं नोट फटाफट करने के लिए, भाई हम 2500 को डिवाइड कर रहे हैं 51, 2600 एक आएगा ना, 2500 को डिवाइड कर रहे हैं 2601 से, तो 0.96 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8। अब 9 पॉइंट जी की वैल्यू होती है 9.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2500 और 51 इसका होता है 2601। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत सारे बच्चों ने ए दिया। देखो ये मैंने पूरा सोल्व इसलिए किया है, चाहता तो मैं इससे पहले से ही इसका आंसर आपको बता सकता था, क्योंकि हमें ये तो पता चल जाता है कई बार कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू है 9.8, तो ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटेगी। अब बेटा आप खुद इतना तो आइडिया लगाओ कि आप ऊपर जा कितना रहे हो, बहुत ही कम जा रहे हो, यानी जितनी पृथ्वी की त्रिज्या उसका भी 50वां हिस्सा ही जा रहे हो। अगर पृथ्वी की त्रिज्या अगर हम 6400 किलोमीटर ले लें तो 6400 को 50 से भाग करो, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे हम, कि हम जा रहे हो कि अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे या अर्थ के रेडियस से डबल हाइट पे, बहुत ही कम हाइट पे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे, तो जी के लिए 9.8 से घटेगी, पर घट के थोड़ी सी तो कम होगी, 9.5 9 के आसपास कुछ हो सकती है। अभी जो 3.41 तो आप यानी कि आपने तो बहुत ही ज्यादा कम कर दी, तो जी के लिए 9.8 से घटते 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 3 3.5 के आसपास तो काफी हाइट पे बनेगा मामला। तो कई बार आप अगर चाहो केवल ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन करना, तो जैसे आपने दो ऑप्शन बाहर निकाल दिए थे, अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे थे, तो थोड़ा सा आप यहाँ को हल्का सा आपको सबर करके 5 7 सेकंड सोचना है कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो क्या बहुत ज्यादा हाइट ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो हल्की फुल्की हाइट। अगर हाँ ये दोनों ऑप्शन अगर बहुत ही नजदीक के होते, यहाँ होता 9.41, यहाँ पे लिखा होता 8.9, यहाँ पे लिखा होता 9.2, यहाँ पे 9.4 है, तो यहाँ मान लो कि 8 भी होता तो भी समझ में आता कि पूरा सोल्व करना पड़ेगा, बहुत डिफरेंस है। जरा सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जी डैश का मान अर्थ के सरफेस के अंदर हो तो रेडियस और हाइट में क्या डिफरेंट होगा। मैंने बताया तो था कल कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं हम, एच हाइट ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, और ऊपर जाते समय जी की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला आपको बताया था ये होगा। अभी अगर हम अर्थ से कुछ गहराई अंदर जाएंगे तो कुछ गहराई अंदर जाने पर वहां जी डैश का मान क्या आएगा, कुछ गहराई अंदर जाने पर फॉर्मूला भी हम लिखवा देंगे। अभी हाइट वाला फॉर्मूला देखो आप, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। अदरवाइज मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा अपने समझ से भी कर सकते हैं। ये वाला करना क्वेश्चन, ये करो, प्रिंस प्रजापति रामपाल सब करेंगे।
पुष्पांजलि वेक्टर कुछ आंसर दे रहे हैं बेटा। इसने क्या लिखा है, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। बेटा आपसे कहना चाह रहा है कि हम पृथ्वी जो है अर्थ से हम कितनी हाइट ऊपर जाएं कि वहां पे जो जी की वैल्यू है ना वो 1/9 रह जाए, जो जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे है उसकी। तो यहां बेटा ध्यान समझो बात को, ये हमारे पास अर्थ है, ये कह रहा मैं अर्थ से कितनी हाइट ऊपर चला जाऊं, यानी आपसे एच की वैल्यू पूछ रहा है कि अर्थ से हम कितनी हाइट ऊपर चले जाएं। कि बेटा सरफेस पे जी की जो वैल्यू है उससे एच हाइट ऊपर जो जी की जो वैल्यू है, जी डैश का जो मान है वो सरफेस पे जी की वैल्यू का 1/9 1/9 भाग रह जाए। अच्छा आप सभी को पता है कि ऊपर जाने पर जी की वैल्यू बदल जाती है और जी डैश कितना हो जाता है, जितनी सरफेस पे जी की वैल्यू है उसका 1 + h/r के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको इस बार हाइट निकालनी है और जी डैश कितना हो चुका है वहां पे g/9, तो g/9 इजकल टू g/1 + h/r का होल स्क्वायर। तो जी से जी कट गया, अब दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे तो 3 किसके बराबर आ जाएगा 1 + h/r के, इधर भी रूट ले लिया तो ये 3 में से गया तो 2 बचेगा, तो h/r हो जाएगा 2 के बराबर, तो h की वैल्यू हो जाएगी 2r के बराबर। यानी कि हमें अर्थ की रेडियस से दुगनी हाइट ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हाइट ऊपर पहुंच जाएं तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, तो 6400 का दुगना कितना होगा 12800। अगर मैं धरती से 12800 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाऊं तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या है बेटा 1/9 रह जाएगी। तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो बनेगा बी ऑप्शन। समझ रहे हैं बात को। दो तरीके से चीजें पूछ सकता है, एक तो खुद से आपको कह दे कि अगर आप धरती से 12800 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाओ तो यहाँ जी की वैल्यू कितनी बचेगी, तो आपको हाइट दे दे तो भाई 12800 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाओ, रेडियस दे रखे 6400, तो जी की वैल्यू कितनी बचेगी, तो आपका सोल्व करके आएगा 1/9 बचेगी। या वो कह दे कि कितनी हाइट ऊपर जाए कि 1/9 रह जाए, यानी या तो आपको हाइट देकर जी डैश पूछेगा या जी डैश की वैल्यू देकर हाइट पूछेगा। बात समझ में आ रही है भाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि कितनी हाइट ऊपर जाऊं कि जी की वैल्यू 1/9 रह जाए, तो आप कहेंगे कि भाई रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाने पर जी की वैल्यू 1/9 रह जाएगी। या वो कह रहा है कि जी की वैल्यू 1/9 रह जाए, इसके लिए कितना ऊपर जाना पड़ेगा, रेडियस से दुगनी हाइट ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला करना क्वेश्चन नंबर 6। हम्म कुछ आंसर हमारे पास हमारे देखो। इसने कहा बेटा हमारे से कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6000, खुद कह रहा है, जो कह रहा है वो माननी पड़ेगी। फिर कह रहा है कि धरती की जो त्रिज्या है वो लगभग 6000 किलोमीटर है। व्हाट विल बी योर वेट एट 12000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो कह रहा है कि अगर मैं धरती से 12000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाऊं तो वहां पे आपका वेट कितना होगा। बेटा वेट होता है हमारा mg, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 12000 किलोमीटर ऊपर जी की वैल्यू बचेगी कितनी। तो बेटा देखो अर्थ की रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, अरे सॉरी इसने देखा 6000 किलोमीटर। तो कह रहा है कि आपको कितना जाना है बेटा 12000 किलोमीटर, यानी कि आपको कितना जाना है रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाना ना, फिर रेडियस से 6000 और हाइट जाना है 12000, तो यानी कि आपको रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाना। तो अभी तो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में ही, अगर आप रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाओ तो आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जी की जो वैल्यू है
वो सरफेस पे जितनी जी की वैल्यू है उसकी बेटा क्या रह जाएगी, 1/9 रह जाएगी। अगर मैं अर्थ की रेडियस से दुगुनी हाइट ऊपर पहुंच जाऊंगा तो जी की वैल्यू वहां पे रह जाएगी 1/9। तो बेटा जी की वैल्यू 1/9 हो जाएगी, तो जहां पे जी कम हुआ वेट भी कम, जी की वैल्यू 1/9 रह जाएगी तो वेट भी 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 ऑफ द रियल वेट, तो वास्तविक भार का उसे 1/9 लगेगा। बात समझ में आ रही है भाई? अब आप एक चीज समझो कि जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं 12,000 किलोमीटर ऊपर, तो आपको पता है कि बेटा जब आप 12,000 किलोमीटर ऊपर पहुंचोगे तो वहां जी की वैल्यू सरफेस वाली नहीं रहेगी, 9.8 नहीं रहेगी। तो अर्थ के सरफेस से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है। और अभी हमें इतना तो याद है ही पिछले क्वेश्चन से कि अगर हम कितनी हाइट ऊपर जाए, रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू 1/9 रह जाएगी। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा कि भाई जी डैश क्या होता है, G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। फिर आपको यहाँ सोल्व करना पड़ेगा। हाइट रखेंगे 6,000, सॉरी हाइट रखेंगे 12,000, रेडियस है 6,000, तो 6,000 से 12,000 कटेंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो जी की वैल्यू 1/9 रह जाएगी। तो अगर हम रेडियस से डबल हाइट ऊपर जाएंगे तो वैल्यू रह जाएगी 1/9, तो वेट भी 1/9 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन थोड़ा अलग सा आ गया बीच में, ये करना, ये ट्राई करो। मनोज, मणिभूषण, रामपाल, पुष्पांजलि, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं। कुछ आंसर हमारे पास में आने लगे हैं। इसने कहा बेटा इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, इट्स वैल्यू इन एम के सिस्टम इज। देखो बेटा सीजीएस प्रणाली में कह रहा है कि जो वाटर की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो पावर सेंटीमीटर की पावर -3 आ जाएगी, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो कह रहा है कि सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी है तो एम के एस में क्या होगी। तो बेटा सीजीएस का मतलब आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। सीजीएस का मतलब होता है कि लंबाई जहां सेंटीमीटर में नापेंगे, मास द्रव्यमान को नापेंगे ग्राम में, और टाइम को नापेंगे सेकंड में। लेकिन अब आपको कहां जाना है, एम के एस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में पहुंचना है। मीटर किलोग्राम सेकंड वाले सिस्टम में। ठीक है, अब यहां देखो, ये बेटा हमारे पास में लिखा है ग्राम, तो ग्राम का जब मैं किलोग्राम बदलता हूं तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, है ना। बताना ऐसा क्यों हो रहा है भाई, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1,000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम तो 1/1000 किलोग्राम के बराबर, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए 1,000 से डिवाइड करना पड़ता, तो इसलिए 10 की पावर -3 लिखा मैंने। सेंटीमीटर का बनाना मीटर। तो बेटा आप एक चीज बताओ, सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए किससे भाग करना पड़ता है हमें, 100 से। तो 100 का हम से भाग करेंगे नहीं, ऊपर जाके पावर हो जाएगी -2। तो यानी कि सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेंटीमीटर का बन गया मीटर, और ये क्यूब है तो क्यूब भी लगा दो। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में 10 की पावर-3, और ये 10 की पावर-6 क्यूब है ना, मीटर क्यूब। ऊपर है किलोग्राम मीटर क्यूब, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी प्लस की, तो बचेगा 10 की पावर-3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम ये कहे कि वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसी चीज को मैं भी लिख सकता हूँ कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है।
ठीक है। अरे हाँ या ना? 10 की पावर -3 क्यों लिख रहे हो भाई? 10 की पावर -3 क्यों आएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब के बराबर है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। एक क्लास हमने आपको बताया था, वो क्लास जो आपकी थोड़ी सी रह गई थी ना बीच में, इसलिए डाला मैंने ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वो क्लास फिर बाद में देखी कि नहीं देखी। ये कह रहा है कि हूँ डिस्कवर्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की? तो बेटा कैपिटल जी की खोज किसने की है? हमने आपको बताया था हेनरी कैवेंडिश ने, है ना। तो जो फॉर्मूला है न्यूटन का, F = G m1 m2/r², उसमें जो खोज की है वो हेनरी कैवेंडिश साहब ने की है ना। देखो एक बच्चे ने डाल्टन बता दिया, पुष्पांजलि ने, लेकिन उन्होंने क्लास नहीं ली है। ये जान पूछ कर डाला था मैंने ये करो। ये कह रहा है कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज 1/9 F, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। कह रहा बेटा दो पिंडों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या होगी? बेटा देखो अगर फोर्स 1/9 हो रहा है तो फोर्स 1/9 कब होगा? याद करो जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि F = G m1 m2/r²। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बल जो है वो r² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बेटा फोर्स 1/9 तभी हो सकता है जब इनके बीच की दूरी 3 गुना हो जाए। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पहले जो थी उससे अगर हम 3 गुना कर देंगे तो फोर्स पहले से 1/9 रह जाएगा। फिर मान लो कि पहले इनके बीच की दूरी बेटा थी r, तो फोर्स लग रहा था F, अगर दूरी कर देंगे 3 गुना तो फोर्स कितने गुना रह जाएगा? फोर्स होता है r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो दूरी करी 3 गुना, तो दूरी का लिखा फॉर्मूले में नीचे, तो नीचे 3 और r पे स्क्वायर तो 3 पे भी स्क्वायर होगा, तो फोर्स 1/9 रह जाएगा 1/9 गुना। आंसर बनेगा 13 का C। और ये जितने बच्चे खाली ABCD लिख रहे हैं सबका गलत है ये। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो साथ में, वरना पता नहीं चलता किस क्वेश्चन का आंसर दे दिया आपने। ये करेंगे, ये एंड लिखा जो लोगों के नीचे आ रहा होगा ना, एंड। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। वेक्टर, पुष्पांजलि, सब करो ये। गजाला, प्रिंस, अंकित, राणा, कुछ आंसर आ रहे हैं। बेटा क्या लिखा है इसने? वैक्यूम में, एक वैक्यूम नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम में, इन वैक्यूम या वैक्यूम यानी कि निर्वात में 5 रुपए का सिक्का, एक गोरैया पक्षी का पंख और एक आम एक ही ऊंचाई से एक साथ गिरा जाता है। उनके नीचे तक पहुंचने में लगने वाला समय क्रमशः T1 T2 T3 है। इस स्थिति में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको बताइए कि अगर हम वैक्यूम में 3 चीजों को गिराएंगे, अगर उनके मास अलग अलग भी हों तो भी वो तीनों चीजें एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगी, तो T1 T2 T3 आपस में कैसे होंगे? बराबर। एक क्वेश्चन है बताइए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन, ये बेटा हमारे से कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता है। तो कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो स्मॉल जी है
गुरुत्वीय त्वरण है जी, ये किस पर निर्भर नहीं करता। तो याद करो बेटा, जब हमने जी का फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला क्या आया था, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले में देखें हम, बेटा जी की जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्लेनेट ग्रह का मास कितना है। अगर हम ग्रह धरती ले लें तो धरती का मास कितना है, धरती की त्रिज्या कितनी है, और कैपिटल जी की वैल्यू क्या है। बेटा स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि जो वस्तु गिर रही है उसका मास कितना है ना, गिर रही वस्तु का मास इंपोर्टेंट नहीं है। भाई आप जो वस्तु है वो वस्तु आप आधी किलो की गिराओ चाहे 1 किलो की गिराओ, सब में एक्सेलरेशन सेम होता है। मुक्त रूप से अगर दो वस्तुएं गिर रही हैं, एक हल्की हो चाहे भारी हो, दोनों का एक्सेलरेशन तो जी होता है। हल्की वस्तु भी की स्पीड भी हर सेकंड नीचे आते समय 9.8 बढ़ती है, और भारी वस्तु की स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ती है नीचे आते समय। तो जिन बच्चों ने इसका बी लिखा उनका सही है। बेटा जो वस्तु गिरी है उसका मास इंपोर्टेंट नहीं है ना, तभी तो दो वस्तुएं क्या होती हैं, एक साथ जमीन पर आके गिरती है। और मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आता भी है पेपर में कि अगर अलग अलग मास की दो वस्तु जमीन पर गिर रही हो, एक वस्तु मान लो 100 किलो की हो और एक वस्तु 2 किलो की हो, अगर अलग अलग मास की दो वस्तु जब जमीन पर गिर रही होती हैं तो किसी भी समय उनके पास क्या चीज सेम होती है, एक्सेलरेशन। तो 100 किलो की वस्तु का एक्सेलरेशन भी जी के बराबर होता है और 2 किलो का भी एक्सेलरेशन जी के बराबर ही होता है। तो फॉलिंग जो बॉडी है उसका मास इंपोर्टेंट नहीं है। ये करो। पूर्वेंदु यादव, वेक्टर, मणिभूषण, अंकिता, प्रजापति, सब करो बेटा ये। हम्म कुछ आंसर हमारे पास, हमारे इसमें बेटा क्या लिखा है, द मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर टू बी 12 kg ऑन द अर्थ, इफ इट इज टेकन टू मून इट्स मास विल बी। तो बेटा मैंने आपको देखो बहुत समय दिया इस क्वेश्चन करने का ताकि आप ध्यान से समझो इसे। बेटा एक वस्तु का द्रव्यमान धरती पर 12 किलोग्राम मापा जाता है, तो कह रहे हैं यदि इसे चांद पे ले जाते हैं उसका द्रव्यमान। बेटा मैंने आपको बताया कि मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी वस्तु को आप धरती से उठाओ, देखो मास जो है जगह बदलने से नहीं बदलता, मास तो एक ही केस में ही बदल सकता है। तो आपके हाथ में 1 किलो चावल है, उस 1 किलो में से आधी किलो निकाल के फेंक दो तभी तो मास चेंज होगा। पर वही 1 किलो चावल आप अमेरिका में लेके जाओ तो भी 1 किलो है, अफ्रीका में लेके जाओ तो भी 1 किलो है, चांद पे जाओ कहीं भी जाओ, मास कभी वेरी नहीं करता। पर वही 1 किलो चावल किसी ग्रह पर हल्के हो जाएंगे, किसी पर भारी, उनका वेट भार बदलता है, मास नहीं बदलता। तो मास जो है बेटा वो हमेशा रहता है सेम, जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 किलोग्राम है तो इसका मास जो है वहां पर भी 12 ही होगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये करो क्वेश्चन नंबर 43, 43 करो।
इसने लिखा है द वेट ऑफ ए बॉडी इज 120 न्यूटन ऑन द अर्थ, इफ इट इज टेकन टू द मून इट वेट्स विल बी। बेटा देखो, एक बॉडी जो है 120 न्यूटन की है अर्थ पे, तो कह रहा है कि अगर इसे हम मून पे ले जाए तो उसके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा अर्थ पे जो उसका वेट है वो 120 न्यूटन का है। एक पिंड का भार पृथ्वी पर 120 न्यूटन है, अगर इसे चांद पे ले जाए तो उसका वजन क्या होगा। बेटा मून पर आपको पता है कि किसी वस्तु का भार जो है वो अर्थ के भार का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मून पर जो जी की वैल्यू है वो धरती पर जी की वैल्यू की 1/6 होती है और वेट होता है mg। तो 120 को 6 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन करेक्ट आंसर है इसका, है ना। तो जो बच्चे इसका आंसर कौन मनीषा बता रही है 20, उनका गलत है। बेटा आपको बताया था ना वेट क्या होता है mg। अगर मून पर जी की वैल्यू धरती की 1/6 है तो वेट भी 1/6 ही रह जाएगा। 120 को 6 से भाग करो तो 20 ही बचेगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने इसका जिक्र भी किया था। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा ध्यान से करेंगे तभी। करो। हम्म, अंकिता, प्रिंस, मनीषा, पुष्पांजलि सब करो ये। इसने कहा हमारे से कि व्हाट इज कॉल्ड द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट विद यूनिट मास लोकेटेड एट यूनिट डिस्टेंस अट्रैक्ट ईच अदर। कह रहा है कि बेटा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे कि वह बल जिससे इकाई दूरी पर स्थित इकाई द्रव्यमान वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बेटा यानी कि जो पिंड है, इकाई का मतलब है कि यूनिट ऑफ मास का, कि पहले का मास भी 1 किलोग्राम, दूसरे का मास भी 1 किलोग्राम, और इनके जो बीच की दूरी है वो भी क्या इकाई यूनिट है 1 मीटर। तो बेटा आपको पता है कि एफ इज टू क्या होता है G m1 m2/r²। तो यार देखो, पहले का मास भी 1 kg है, दूसरे का भी 1 kg है, बीच की दूरी भी है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आएगा। तो बेटा एफ किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर। तो बेटा यूनिट मास अगर यूनिट डिस्टेंस पर रखे हों तो बेटा उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। उसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। ये मैंने आपसे बोला भी था भाई। उसने कहा है कि अगर दो एकांक द्रव्यमान हो और एकांक दूरी पर रखें, इकाई का मतलब एकांकी है, तो यूनिट दूरी पर अगर यूनिट मास के दो ऑब्जेक्ट रखे हों तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। ये करो क्वेश्चन नंबर 19।
मैंने लिखा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 200 न्यूटन। बेटा अर्थ पे जो वेट है वो 200 न्यूटन का है और मास कितना है 20 किलोग्राम का है। तो कह रहा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू कह रहा क्या पूछ रहा है क्या है बेटा। अगर वेट दे रखा है आपको तो वेट क्या होता है एम जी, तो वेट दे रखा है 200, एम की वैल्यू 20, तो बेटा जी की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब आप क्या करेंगे, ये बेटा आपको जी की जो वैल्यू बतानी है ना वो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बतानी है। अगर वेट 200 हो और मास 20 है तो जी की वैल्यू कितनी है 10। आप अपने आप से 9.8 मत लिख देना। अगर वो खाली डायरेक्ट ही पूछता कि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी होती है तो आप 9.8 बोल देते। लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी है कि जब भार अगर 200 न्यूटन का है, मास 20 किलोग्राम है, तो जी कितना होगा। तो फिर बेटा जी हमारा जो आएगा वो 10 आएगा। अगर एक कंडीशन ना देके खाली इतना पूछेगा भाई जी की वैल्यू क्या होती है, फिर तो हम एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 पे जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब हमने कल की क्लास में तक जो हमने पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया। अभी क्या ना कि अभी 1-2 दिन से हमारे थोड़ा कमेंट में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने आज ये सारे के सारे ग्रेविटेशन से जुड़े हुए जहां तक हम पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक, अब यहां देखो, बेटा हम सभी जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू 9.8 होती है। ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटेगी। अगर आप एच हाइट ऊपर पहुंच गए तो जी की वैल्यू घट कर रह जाएगी जी डैश, उसका फॉर्मूला था जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक, अगर बेटा ऐसे मैं अगर डी गहराई अंदर चला जाऊं, ये मान लो अर्थ का सेंटर है ओ, अब मान लो बेटा मैं डी गहराई अंदर चला गया यहां पर, तो यहां पर भी जी की वैल्यू बदल जाएगी। तो जी की वैल्यू 9.8 यहाँ घटती है, ऊपर जाने पर घटती है, अंदर जाने पर भी घटती है। तो मुझे इतना तो पता है कि अगर अर्थ के सरफेस से मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो जी की वैल्यू घट के 9.8 से कुछ कम हो जाएगी। पर कितनी कम हो जाएगी भाई, यहाँ पे 9 बचेगी या 15 बचेगी 20। तो अगर डी गहराई अगर मैं अंदर जाऊं तो बेटा जी की वैल्यू चेंज हो गया कोई जी डैश, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो अगर डी का मतलब है गहराई, तो बेटा अगर आप डी गहराई अंदर जाएंगे, अगर आप डी गहराई अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू रह जाएगी जितनी सरफेस पे है ना जी की वैल्यू, तो उसके साथ में लिखेंगे 1 - d/r। अब खुद सोचो कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर मैं अगर अर्थ के सेंटर पे चला जाऊं, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर बेटा मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाऊं, तो सेंटर का मतलब क्या, मैं यहां से चला, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे पहुंच गया तो बेटा जो गहराई होगी वो तो रेडियस के बराबर होगी। तो गहराई जो हो जाएगी भाई अर्थ के सेंटर जब आप पहुंचोगे तो कितनी गहराई बराबर पहुंच गए, त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पे बेटा डी की जगह मैं आर पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, जी डैश इजकल टू जी 1 - d/r। तो गहराई है रेडियस के बराबर, तो आर सार कट गया, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। तो सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंटर पे जी की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कितनी रहती है, जितनी सरफेस पे है उसे डिवाइड करते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर के होल स्क्वायर से, और डी गहराई अंदर जाने पर कितनी बचती है जो सरफेस पे है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 - d/r से। ठीक है, तो ऊपर जाने का फॉर्मूला भी हमारे पास में, नीचे जाने का फॉर्मूला भी है, और हमें यही पता है कि जैसे जैसे जी की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे वेट भी बदलेगा। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी वेट कम होता है, नीचे जाने पर भी वेट कम होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। बेटा हमने देखो एक जो अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं, अभी से क्या हम 9th-10th क्लास से एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के अगर हम आसपास हैं, अगर हम अर्थ के सरफेस के आसपास हैं तो जी की वैल्यू 9.8 होती है। फिर हमने थोड़ा सा आगे चल के पढ़ा कि जी की वैल्यू 9.8 है, ये केवल अर्थ के सतह के आसपास के लिए है। ऊपर जाने पर हाइट के साथ भी जी की वैल्यू घटती है, गहराई के साथ भी घटती है। लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चला कि जब हम जी के वैल्यू पढ़ते जा रहे हैं, हम मणिभूषण क्लास से भगा दो क्या भाई, क्या चाह रहे हो तुम, हर 2 मिनट बाद एक कमेंट कर दे रहे हो तुम। अब जी की जो वैल्यू है
वो हम जो पढ़ रहे हैं कि 9.8 है अर्थ के सरफेस के आसपास। लेकिन हम थोड़ा सा आगे डिटेल में चीजें देखी तो हमने क्या देखा यार, ये जी की जो वैल्यू है 9.8 अर्थ की सतह पर, ये बात भी सही नहीं है। जी की वैल्यू अर्थ की सतह पर अगर मैं ना तो ऊपर जाऊं ना तो हाइट 2 किलोमीटर भी, मान लो कि मैं अर्थ की सतह से 100 किलोमीटर भी ऊपर नहीं जा रहा और ना मैं अंदर जा रहा हूं, मैं केवल अर्थ की सरफेस से पैर चिपका चिपका के चल रहा हूं बिल्कुल ऐसे। अगर हम अर्थ की सतह पर भी चलें तो भी हर जगह जी की वैल्यू 9.8 नहीं है। अमेरिका में जी की वैल्यू कुछ और है, अफ्रीका में कुछ और है, भारत में कुछ और है ना, रशिया में कुछ और है, पोलैंड में कुछ और है, फिनलैंड में कुछ और है। वो बात अलग है कि सब जगह है 9.8 के आसपास ही, पर मान लो कहीं पे 9.72, कहीं पे 9.79, कहीं पे 9.81, कहीं पे 9.69, कुछ ऐसे है 9.8 के आसपास, पर हर जगह सेम नहीं है। तो हमने देखा कि यार अब तुम ना तुम ऊपर जा रहे अर्थ की सतह को छोड़कर, ना गड्ढा खोद के अंदर जा रहे, अब तुम केवल जमीन पे ही चल रहे हैं। जैसे भारत में चल रहे हैं ऐसे पैर रख के, वैसे अफ्रीका में चल रहे हैं, वैसे अमेरिका में। तो हर जगह जी की वैल्यू हल्की हल्की से वेरी क्यों कर रही है? उसकी वजह बेटा ये है कि जब अभी तक जो हम अर्थ को जो हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम हमेशा अर्थ को बिल्कुल गोलाकार स्पेरिकल मान के कर रहे हैं, जबकि हम सभी को पता है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट गोला नहीं है। अर्थ कैसी, थोड़ी सी अंडे के आकार की, इलेप्टिकल शेप कह दो, जियोइड शेप कह दो। हालांकि ये भी मैंने बहुत सुंदर सा बना दिया, पर अभी हम क्लास में ऐसे मान सकते हैं कि अर्थ जो है परफेक्ट गोला ना होकर एक अंडे के जैसा है। अदरवाइज अगर आप अर्थ को वास्तव में देखेंगे तो अर्थ तो क्या बेटा एक पत्थर ही तो है, बड़ा पत्थर। ब्रह्मांड के लेवल पर तो एक पत्थर से ही घूम रहा है सूरज के चारों तरफ। वो पत्थर बिल्कुल परफेक्ट ऐसे थोड़े ना होगा, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप से का हो सकता है ना, कुछ ऐसे अजीब टाइप से का भी हो सकता है, पर हम क्या परफेक्ट गोला नहीं है। तो उसे अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ को हमेशा ऐसे मान लेंगे, अर्थ की जो एक्चुअल में जो शेप है, तो पृथ्वी की जो वास्तविक शेप है वो कैसे मान है, वो बिल्कुल गोलाकार ना होकर थोड़ी सी अंडे के जैसी है, अंडाकार शेप की। अब इससे देखो फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं अर्थ को गोला ना मानकर अंडा जो उसकी एग्जैक्ट शेप है उसे मानूं, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई ये जो है, ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर विषुवत रेखा। ये बेटा हमारा इक्वेटर है। ये जो लाइन है ना जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला होता है साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो बेटा हमारे पास में जो लाइन है, ये लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, ठीक। ये बेटा हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, ये ध्रुव है, पोल। अब यहां देखो, अगर बेटा मैं अर्थ की एग्जैक्ट शेप लूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बेटा जो अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर की तरफ तो आपको बड़ी दिख रही होगी, और अर्थ की जो रेडियस है वो पोल की तरफ को आपको छोटी दिख रही होगी। जैसे मैं लिख रहा हूं आर ई, आर ई का मतलब है इक्वेटर की तरफ वाली रेडियस, और ये है आर पी यानी कि पोल की तरफ वाली रेडियस। बेटा जो अर्थ की जो रेडियस है वो पोल की तरफ वाली रेडियस से बड़ी है। हालांकि जो डिफरेंस है बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 21 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, केवल 21 का। अब आपको सोचो, अर्थ इतनी लंबी चौड़ी है, अमेरिका अफ्रीका यूरोप पता नहीं कहां कहां तक फैली हुई है। अगर एक तरफ को रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा हो भी गई तो कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा, कोई इतना खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए हम अर्थ को हमेशा गोले की तरह ट्रीट करते हैं, गोला मान लेते हैं। भाई आप खुद सोचो, अगर मान लो आपको एक दोस्त रहता है चेन्नई में, उसने आपको बुलाया, इनवाइट किया, आपने कहा भाई चेन्नई में कहाँ है, उसने कहा यार मेरा घर जो है ना बस एयरपोर्ट पे उतरना, एयरपोर्ट के नजदीक ही है। आप मान लो बिहार से या यूपी से या दिल्ली से जा रहे हैं, आप 2-2,500-3,000 किलोमीटर गए, जितना भी मतलब डिस्टेंस होगी, और आप जैसे एयरपोर्ट से उतरे, आपने फोन किया हाँ भाई क्या करना है, तो उसने कहा कि एक काम कर, एक टैक्सी बुक कर ले इस गांव की, तो लगभग लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और ये घंटे में पहुंचा देगा। आपने ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप दिल्ली से आप चेन्नई तक चले गए हैं, ठीक है। एक और मूर्ख आ गया, कह रहा जी कौन परीक्षा में आता है, एसएससी जीडी वाला सवाल कराए। एसएससी जीडी का बैच है भाई, ये कौन बच्चा है ये? एसएससी जीडी का बैच पढ़ा है, हमने बताया तुम्हारे से कि एसएससी जीडी का बैच है ये? कह रहा जी एसएससी जीडी के क्वेश्चन कराओ। ऐसे जीडी वाला तो आके टाइम खराब कर रहा है इसमें।
ये साइंस स्पेशल है, ये एसएससी जीडी का बैच नहीं है। साइंस स्पेशल में डिटेल में साइंस चलती है। यहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ज्यादातर जिनके पेपर में साइंस ज्यादा मात्रा में आए। ये भाई जीडी वाला आ गया इसमें। अब देखो, अब आप पहुंचे चेन्नई, आपके दोस्त ने कहा 45 किलोमीटर, आपने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है यार 2-2,500 किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर और बुला लिए तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि आपका एक दोस्त रहता है आपके ही शहर में, दूसरे मोहल्ले में, थोड़ा दूर है मोहल्ला, उसने आपको फोन करा, यार यहाँ पे आ जा। कहाँ पे भाई? उस चौराहे पे आ जा। जैसे आप उस चौराहे पे पहुंचे और आपका दोस्त कह दे कि यार एक काम कर, इससे सामने वाली गली में ना 7 किलोमीटर आगे मिलूंगा मैं। आपको एक बड़ा बेवकूफ आदमी है, यहाँ बुला के आप कह रहा है 7 किलोमीटर और अंदर आओ। भाई मैं नहीं आ रहा, आप वापस चले जाओगे। क्योंकि आप अगर मान लो कि कहीं 10-12 किलोमीटर जाए, किसी ने बुलाया और फिर कह दे कि 10 किलोमीटर और आगे आओ, तो मूड खराब हो जाता है। क्योंकि 10 किलोमीटर के आगे 10 किलोमीटर बहुत बड़ी वैल्यू है, पर 2,500 के किलोमीटर के सामने 50 भी कुछ नहीं है। तो ऐसे अर्थ बहुत लंबी चौड़ी है। तो अगर एक तरफ को रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है भी, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम धरती को हमेशा एक परफेक्ट गोला मान लेते हैं। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, भले ये 21 किलोमीटर का फर्क है, पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर की तरफ को 21 किलोमीटर ज्यादा है, हम तो इस फैक्टर को भी काउंट करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो अब फिर हमने क्या देखा, अगर मैं इस चीज को भी ध्यान में रखूं, तो मैंने आपको बेटा जी का फॉर्मूला पढ़ाया था। जी क्या होता है? कैपिटल जी m/r²। तो अगर आप इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि भाई जिस जगह अर्थ की रेडियस कम होगी, जहां पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी, वहां पर जी का मान कैसा आएगा? ज्यादा। यानी अर्थ की रेडियस बेटा कहां पे कम है? पोल की तरफ अर्थ की रेडियस कम है। अगर ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ अर्थ की रेडियस कम है, तो यहाँ जी का मान कैसा आएगा? ज्यादा। तो यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा आएगी। यानी पूरी पृथ्वी पर अगर आप घूमना शुरू कर दो, आपको सबसे ज्यादा जी का मान कहां मिलेगा? ध्रुवों पर मिलेगा। अगर हम बात करें बेटा इक्वेटर की, तो इक्वेटर की तरफ रेडियस है ज्यादा, सबसे ज्यादा धरती की त्रिज्या इक्वेटर की तरफ है। तो अगर इधर रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम होगा, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम आएगी। तो बेटा क्वेश्चन आता पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो बच्चा है ना जीडी वाला, एसएससी जीडी में से टाइप के आते हैं, जो आसान पेपर होते हैं ना कांस्टेबल के, एसएससी टाइप के, उनमें यही पूछता है वो कि पूरी पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। तो हम बोलेंगे पूरी पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम होता है इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, और ज्यादा मान कहां पर होता है? पोल पर। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हिंदी में लिखेंगे पृथ्वी के आकार की वजह से, पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हम्म, देखो अब बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब कई बार तो बिल्कुल सिंपल बात पूछता है वो कि जी की वैल्यू कहां पर कम है? इक्वेटर पर। कहां पर ज्यादा है? पोल पर। एक बार उसने पेपर में पूछा हमारे से, उसने कहा भाई साहब ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ चलना शुरू कर दे, अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू करे, तो उसे जी की वैल्यू बढ़ते हुए दिखेगी, घटते हुए दिखेगी, या सेम दिखेगी? तो व्यक्ति बेटा कहां से कहां जा रहा है? इक्वेटर से पोल। अब देखो व्यक्ति बेटा अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, तो आप सभी को पता ही है इक्वेटर पे जी का मान कम है और पोल पे जी का मान ज्यादा है। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ को जाओगे, तो आपकी जी की वैल्यू बढ़ते हुए दिखेगी।
इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे बेटा, डिक्रीज क्यों होगा? अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर पे जी का मान सबसे कम है, पोल पर जी का मान ज्यादा है। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ को जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ते हुए नहीं दिखेगी हमें। तो मान लो यहाँ पे जी की वैल्यू है 9.7, यहाँ मान लो कि 10 है, तो 9.7 से 10 की तरफ को जा रहे हैं, बढ़ती हुई दिखेगी। हाँ, अगर उल्टा पूछे कि पोल से इक्वेटर की तरफ को आ रहे हैं तो क्या होगा, तो जी का मान घटते हुए दिखेगा। अच्छा, आप सभी को पता है कि वेट क्या होता है, एम जी। तो अगर जी की वैल्यू इक्वेटर पे सबसे कम है तो किसी व्यक्ति को अपना भार सबसे कम कहाँ लगेगा, इक्वेटर पे। पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा है तो किसी व्यक्ति को अपना भार सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, पोल पर। तो पोल पर जी का मान होता है सबसे ज्यादा, तो वेट भार भी ज्यादा लगेगा। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है तो आप अपना वेट भी कम लगेगा। तो एक्चुअल में जो मैं आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन में वास्तव में ये था, ये वाला। हम्म, इसने लिखा है, when a person goes from equator to pole he feels his weight has। जब एक व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाता है तो उसे अपने भार में महसूस होगा बढ़ोतरी। भाई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, इक्वेटर से पोल जा रहा है, इक्वेटर पे वेट कम होता है, जी की वैल्यू कम है, पोल पर जी ज्यादा तो वेट भी ज्यादा। तो वो इक्वेटर से पोल की तरफ को जाएगा तो उसे अपना वेट बढ़ते हुए महसूस होगा। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन। आगे बात समझ में। अगर बेटा हमें एक बात पता चल गई कि जी की जो वैल्यू है, जो बचपन से हम 9.8 9.8 पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा कि जी की वैल्यू जो 9.8 है अर्थ की सतह के आसपास है। और दूसरा, अर्थ की सतह पर भी जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, इक्वेटर पे कम है, पोल पर ज्यादा है। तो जी की जो वैल्यू है शेप की वजह से उसमें वैल्यू उसकी बदल जाती है। अलग अलग लोकेशन पे जाओगे तो जी की वैल्यू अलग अलग दिखेगी। एक हमने पढ़ा कि जी की वैल्यू जो है ऊपर जाने पर भी चेंज होती है, फिर एक हमने पढ़ा जी की वैल्यू नीचे जाने पर भी चेंज होती है। तो जी के वैल्यू पर तीन इफेक्ट हमने पढ़ लिए, एक तो ऊंचाई का, ऊपर जाने पर जी घट रहा है, एक गहराई का प्रभाव कि अंदर जाने पर भी जी की वैल्यू घट रही है, और एक उसका शेप का प्रभाव कि जहां पर रेडियस ज्यादा है वहां जी कम, जहां रेडियस कम वहां जी ज्यादा। ये तीन इफेक्ट पड़े बेटा। एक प्रभाव और है जो जी के ऊपर पड़ता है, वो है अर्थ की रोटेशन, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो बेटा जो अर्थ रोटेट कर रही है, अगर अर्थ रोटेट ना करती तो जो जी की वैल्यू आज है वो ना होती। अगर अर्थ जैसे रोटेट कर रही है, अगर इसे धीरे रोटेट करती तो जी की वैल्यू जो आज है उससे अलग होती। धरती से रोटेट कर रही है, अगर उसे तेज करती तो भी जी की वैल्यू बदलती। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। तो जी के मान पर शेप का प्रभाव है, हाइट का है, डेप्थ का है, एक अर्थ के रोटेशन का भी है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर अर्थ तेज घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा, धीरे घूमना शुरू करे तो क्या होगा, अगर अर्थ रोटेट ही ना करे तो जी की वैल्यू जो आज है उसके मुकाबले बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा। ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो हम एक हेडिंग डालेंगे, वेरिएशन वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में परिवर्तन। देखो बेटा, एक्चुअल में जो हमने देखा, जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया, प्रैक्टिकली तो हमने देखा कि भाई जी की वैल्यू इक्वेटर पे कुछ और है, पोल पे कुछ और है।
तो हमने देखा भाई, मान लो ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है समझाने के लिए। तो हमने देखा भाई जी की जो वैल्यू है, हमने मान लो कि प्रैक्टिकली चेक किया, यहाँ पे 9.5 है मान लो, और यहाँ पे आई 10। तो ये फर्क कितने का आ रहा है? 0.5 का। तो हमने सोचा भाई 0.5 का फर्क क्यों आ रहा है? तो फिर हमें पता चला कि फर्क आ रहा है अर्थ की शेप की वजह से। पर हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि भाई ठीक है, यहाँ जी की वैल्यू 10 है, 9.5 है, ये 0.5 का फर्क है, पर अर्थ की शेप की वजह से वो फर्क केवल 0.2 या 0.3 तक का ही बन रहा है। यानी अगर हम अर्थ की शेप की वजह से इक्वेटर पे जी का मान कम है, पोल पर ज्यादा है, ठीक है, पर वो फर्क 0.5 का नहीं, 0.23 तक का ही आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा फर्क क्यों आया? फिर हमें बाद में चला कि अर्थ जो जी की जो वैल्यू है वो पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। इसकी दो वजह हैं, एक तो अर्थ की शेप कि जहां पर रेडियस कम वहां पर जी का मान ज्यादा पोल, और एक बेटा अर्थ का रोटेशन। तो जी की वैल्यू अर्थ के रोटेशन की वजह से भी पोल की तरफ को बढ़ रही है और इक्वेटर की तरफ को घट रही है। इसके भी हम एक्सप्लेनेशन पाएंगे कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू, भाई शेप की वजह से जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा है, ये तो हम समझ ही गए इस फॉर्मूले से कि पोल पर रेडियस कम है, तो जहां रेडियस कम होगी वहां जी का मान ज्यादा आएगा। तो इसलिए पोल पर जी का मान ज्यादा समझ में आ रहा है शेप की वजह से। लेकिन पोल पर जी की वैल्यू केवल शेप की वजह से ज्यादा नहीं है, एक फैक्टर और उसकी हेल्प कर रहा है, वो अर्थ की रोटेशन। तो पृथ्वी के ऊपर जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा होता है। उसकी दो वजह हैं कि एक तो पृथ्वी की शेप ऐसी है कि वहां रेडियस कम है तो जी का मान ज्यादा आ रहा है, और एक अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे, अभी इसके एक्सप्लेनेशन में आएंगे भी बाद में नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको समझना है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि जी की वैल्यू किस किस वजह से, जी की वैल्यू पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, हम बोलेंगे जी की वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है हाइट का, कि आप अर्थ से जितना ज्यादा हाइट ऊपर जाएंगे जी का मान उतना कम होगा। एक जी के मान पर प्रभाव पड़ता है गहराई का, जितना अंदर गहराई में घुसेंगे जी की वैल्यू ऐसे घटती जाएगी। एक जी के मान पर प्रभाव पड़ता है अर्थ की शेप का, कि कहाँ पे रेडियस कम है कहाँ पे ज्यादा है। एक जी के मान पर रोटेशन का भी फर्क पड़ता है। या कोई आपसे पूछ ले कि जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है, तो इसकी क्या वजह है? तो जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा इक्वेटर पे कम, इसकी दो वजह है। एक अर्थ की शेप ऐसी है कि वहां रेडियस कम है, पोल पर तो जी का मान ज्यादा है, और एक वजह है अर्थ का रोटेट करना। तो दो वजह से ऐसा हो रहा है, तो दो फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रोटेशन वाला जो है ना, इसे हम थोड़ा अच्छे समझेंगे। इसके लिए पहले हम एक एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग समझेंगे। जब कोई वस्तु रोटेट करती है तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। फिर हम समझेंगे कि रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा क्यों है और यहाँ पे कम क्यों है। फिर हम समझेंगे अगर अर्थ रोटेट करे ही ना तो जी की वैल्यू जो आज है उससे कैसे बदल जाएगी। अर्थ अगर स्लो हो जाए तो क्या होगा, फास्ट हो जाए तो क्या होगा ना। इस तरह की बातें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम मिलेंगे न्यू ईयर पे, तो उस दिन ही आपको विश करेंगे न्यू ईयर, क्योंकि 1 तारीख को तो हमारे आपके साथ में क्लास है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।